प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए अंग्रेजी का पेपर लेकर के आए हैं। सभी अपना नंबर ला लीजिए। सभी से निवेदन है, सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ अपने साथी दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर करें। अंग्रेजी का पूरा पेपर हल करने वाले हैं। कक्षा 10वीं का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा जो आज अंग्रेजी का पेपर हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें सेक्शन ए में दे रखा था रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एक पैसेज दे रखा था, इन 1866 अल्फ्रेड नोबल अ स्वीडिश केमिस्ट इंट्रोड्यूस्ड द फ्रॉम प्रकार से, और क्वेश्चन दे रखे थे इसके। पहला वाला दे रखा था इसमें, हु वाज अल्फ्रेड नोबल। ऑप्शन दे रखे थे इंडियन केमिस्ट, अफ्रीकन केमिस्ट, स्वीडिश केमिस्ट या इंग्लिश केमिस्ट। तो विद्यार्थियों इसका सही वाला ऑप्शन जो है वो स्वीडिश केमिस्ट सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था, व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस। ऑप्शन दे रखे थे मेडिसिन, फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, केमिस्ट्री या लिग्नाइट। तो इसका ऑप्शन जो है विद्यार्थियों बी वाला हो जाएगा, फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। तीसरा था, व्हेन डिड द बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस अ न्यू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ऑप्शन दे रखे थे 1866, 1875, 1903, 1969। तो इसका विद्यार्थियों जो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 1969 सी वाला। आगे बढ़ते हैं। कुछ अगर ऑप्शन में कुछ संशोधन होगा तो विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा बाद में संशोधन। अगला चौथा दे रखा, व्हाई डिड अल्फ्रेड लीव 32 लाख इन हिज विल। ऑप्शन दे रखा, टू फाइनेंस प्राइज इन फिजिक्स, टू फाइनेंस प्राइज इन केमिस्ट्री, टू फाइनेंस प्राइज इन लिटरेचर एंड क्विज, एंड डी दे रखा था ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा विद्यार्थियों, ऑल ऑफ द अबव। पांचवा था, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज। ऑप्शन दे रखे थे मैरी क्यूरी, मदर टेरेसा, कल्पना चावला या इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर जो है विद्यार्थियों ए वाला हो जाएगा, मैरी क्यूरी। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से पांचों का आंसर देख लीजिए। पहले में स्वीडिश केमिस्ट, दूसरा बी वाला ऑप्शन, तीसरे में 1969, चौथे में ऑल ऑफ द अबव और पांचवें में मैरी क्यूरी। आगे बढ़ते हैं। अगला फिर पैसेज दिया था और आंसर देना था, गांधी जी ट्रेवल्ड अ लॉट। गांधी जी के बारे में दिया गया था और क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल इन। इस क्लास में गांधी जी ने ट्रेवल किया, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास या ऑल ऑफ द अबव, ABC। तो विद्यार्थियों थर्ड क्लास में जो है गांधी जी ने ट्रेवल किया, बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला, हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन। वन पर्सन, फ्यू पीपल, सम पीपल या लॉट्स ऑफ पीपल। तो डी वाला ऑप्शन से जो है लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो है उनसे मिलने के लिए आए। अगला है तीसरा, विच कंट्रीज मैन एंड वुमन वेंट इनटू गांधी जी कंपार्टमेंट। गांधी जी के कंपार्टमेंट में कौन से महिला और पुरुष किस देश के गए। तो ऑप्शन दे रखा था ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड एंड अमेरिका। तो इसका सही आंसर जो है वो अमेरिका, डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथे में दे रखा, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ पुअर। पुअर का विलोम शब्द लिखना था। ऑप्शन दे रखे थे ऑनेस्ट, रिच, पुअर, हॉली। तो इसका पुअर का जो है अपोजिट वर्ड रिच होता है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सिंपल। सिंपल का सिनोनिम्स बताना था। ऑप्शन दे रखे थे स्मॉल, स्मार्ट, इजी या डिफिकल्ट। तो सिंपल का सिनोनिम जो है वो इजी होता है, तो इजी जो है वो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख लीजिए, पहले वाले में थर्ड क्लास, दूसरे में लॉट्स ऑफ पीपल, तीसरे में अमेरिका, चौथे में रिच और पांचवें में इजी। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी दे रखा था, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। स्टूडेंट हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स आर ऑफन। प्रकार से एक पैराग्राफ दिया था और पहले में दे रखा था, वन ऑफ द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज नेक्स्ट नोट्स ऑन। इस पैसेज को पढ़ करके एक नोट्स बनाना था। इस प्रकार से आप नोट्स बना सकते थे इस पैसेज के अनुसार। बुक 1, स्पोर्ट, एकेडमिक इम्पोर्टेंस, बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट, डिजायर्ड आउटकम, इस प्रकार से। और दूसरा क्वेश्चन था इसमें, गिव अ सुटेबल टाइटल टू
तो इसके लिए सुटेबल टाइटल देना था एक, तो ऐसा भी आप दे सकते थे बैलेंसिंग बुक्स एंड बॉल्स, या द सिनर्जी ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्टडीज, एकेडमिक एंड एथलेटिक्स, द वेल राउंडेड स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट ऑफ इक्वल एजुकेशन। इसमें कोई सा भी लिखते हैं आप तो सही हो जाता है विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था यू आर मंथन या माही स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बजरंग नगर इंदौर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू यूर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। एसएलसी की एप्लीकेशन लिखना थी विद्यार्थी, इस प्रकार से आप अपने मन से भी कुछ लिख सकते थे। इसके अथवा में था एक लेटर फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए बर्थडे पार्टी में, तो इस प्रकार से आप लेटर लिख सकते थे। साथ ही 5वां प्रश्न था, यहाँ पर एक 150 शब्दों में एक निबंध लिखना था। ऐसे किसी भी एक 5 टॉपिक दे रखे थे, एक किसी पे भी लिखना था। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, एनी फेस्टिवल, सेव ट्री, साइंस इन डेली लाइफ या माई हॉबी। इसके अथवा में था राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट योगा के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना था। 6वां क्वेश्चन था look at the visual input given below and produce a small paragraph in about 75 word। ये जो चित्र है इसको देखना था और 75 शब्दों में एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखना था। जो चित्र दिख रहा है आपको आपके पुस्तक में दे रखा है लेसन, इसमें आप लिख सकते थे द नेक्स्ट डे रामलाल caught Bholi by the hand and said come with me, I will take you to school। Bholi was frightened, she did not know what a school was like। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold। No, she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip। आप अपने हिसाब से भी कुछ पूछ सकते थे पाठ के अनुसार या इस चित्र के अनुसार देख करके, इस प्रकार से इसका आंसर होता। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी में दे रखा था फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, कोई सा भी 5 करना था। पहला दे रखा था माई अंकल इज फिल इन द ब्लैंक्स MLA, AN दे रखा है तो विद्यार्थियों कोई भी प्लेटफॉर्म है MLA कोई पद वगैरह, तो वहाँ पर जो है वो AN का यूज़ किया जाएगा N, तो यहाँ पर पहले वाले में N आएगा। साथ ही आप दूसरा यू फिल इन द ब्लैंक्स सीट हियर, ऑप्शन दे रखे थे डेयर में सूट, तो विद्यार्थी यहाँ पर जो है यू में सीट हियर में यहाँ पर यूज़ होगा। कई जगह पर सूट भी यूज़ किया जाता है लेकिन यहाँ हम में को ज़्यादा यूज़ करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स डॉग सेल्डम बाइट, ऑप्शन दे रखा था बार्किंग बार्क्स बार्क, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वो बार्किंग यूज़ होगा। अगला हेमा हैज़ बिन डांसिंग फिल इन द ब्लैंक्स मॉर्निंग, सुबह से जो है मतलब एक समय दे रखा है सुबह से, तो उसके लिए हमेशा सिंस यूज होता है। यहाँ फॉर सिंस और फ्रॉम दे रखे हैं, उनको सिंस लिखना है, सिंस मॉर्निंग। Emma has been dancing since morning। The servant did not make fill in the blanks tea, तो टी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर जो है मैनी जो है वो जिसकी गिनती होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है एनी, तो लेकिन एनी यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, तो मच यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मच टी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देयर इज लाइफ देयर इज होप, ऑप्शन दे रखे थे इफ अनलेस एज लॉन्ग एज, तो फिल इन द ब्लैंक में जो विद्यार्थी एज लॉन्ग एज आएगा, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। मोहन इज सिटिंग फिल इन द ब्लैंक्स राम एंड श्याम, ऑप्शन दे रखे थे बिटवीन अमॉन्ग अगेंस्ट, मोहन इज सिटिंग बिटवीन मतलब राम और श्याम के बीच में मोहन बैठा, तो यहाँ पर बिटवीन आएगा। तो देख लीजिए पहले में आएगा एन, दूसरे में मैं, तीसरे में बार्किंग, तीसरे में सिंस, चौथे में मच, पाँचवें में एज लॉन्ग एज और छठे में जो है वो बिटवीन। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। डू एज डायरेक्टेड एनी 5, कोई से भी 5 करना था डू एज डायरेक्टेड में। तो यहाँ पहला दे रखा क्षितिज प्लेज क्रिकेट, इसको इंडिफिनिट टेंस में करना था कन्वर्ट, तो क्षितिज प्लेड क्रिकेट कर सकते हैं, क्षितिज प्लेड क्रिकेट करना था। अगला राम किल्ड रावण, चेंज द वाइस चेंज करना था, तो रावण वाज किल्ड बाय राम, इस प्रकार से लिखना था। अगला था रीअरेंज करना था, दे रखे थे हैव दे ए न्यू कार, बहुत इनमें से इनको जमा करके अरेंज करना था, तो इसको इस प्रकार से अरेंज किया सकता है। हैव दे बॉट अ न्यू कार, क्या उन्होंने नई कार खरीदी है, या फिर दे हैव बॉट अ न्यू कार,
उन्होंने एक नई कार खरीदी। इस प्रकार से दोनों प्रकार से वाक्य बन सकता था, दे हैव बॉट एनी कार या हैव दे बॉट एनी कार। अगला, टॉक प्रॉपर्ली आई शेल बीट यू। टॉक प्रॉपर्ली आई शेल बीट यू, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अदरवाइज। अदरवाइज का यूज करके इसको बनाना था, तो टॉक प्रॉपर्ली अदरवाइज आई शेल बीट यू, सही से बात करो अन्यथा मैं मारूंगा। अगला, टू फाइंड एरर इन अदर्स इन एसे इजी। रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। अरेंज करना था इस सेंटेंस को, तो इस प्रकार से लिख सकते थे इट का यूज करके, इट इज इजी टू फाइंड एरर्स इन अदर्स। इट इज इजी टू फाइंड एरर्स इन अदर्स, इस प्रकार से सेंटेंस बनता। अगला था सीबा कुक द फूड, इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना था, तो सीबा डिड नॉट कुक फूड। कुक फूड इस प्रकार से हमको यूज करना था। अगला था द बॉक्स इज वेरी हेवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट, इसको जो है सो दैट का यूज करके कंबाइन करना था दोनों को। द बॉक्स इज वेरी हेवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट, तो इसको इस प्रकार से सेंटेंस कंबाइन होता। द बॉक्स इज सो हेवी, वेरी को हटा करके सो लगता। उसके बाद दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, इस प्रकार से ये डू एज डायरेक्टेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन डी। चूज द करेक्ट आंसर। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था? ऑप्शन दे रखा है पोस्टमास्टर, पोस्टमैन, पीजेंट या डॉक्टर। तो लेंचो जो है वो एक किसान था जिसको फार्मर की जगह पीजेंट भी कहा जाता है। पीजेंट यहाँ पर इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों, सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे था 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज, ऑप्शन दे रखे थे समर डे, ऑटम डे, विंटर डे या रेनी डे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों इसका सही उत्तर जो है बी वाला हो जाएगा, ऑटम डे। 10 मई जो है साउथ अफ्रीका में शरद ऋतु का दिन होता है। आगे बढ़ते हैं, मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वेयर रिकॉर्डेड ऑन, ऑप्शन दे रखे थे नोटबुक, द मेन डोर ऑफ द हाउस, सम वॉल इन पेंसिल या द फ्लोर। तो इसका आंसर जो है विद्यार्थियों सी वाला हो जाएगा, सम वॉल इन पेंसिल। आगे बढ़ते हैं, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, कुर्ग की मुख्य फसल क्या है? ऑप्शन दे रखे थे टी, कॉफ़ी, बनाना और वीट। तो जो कुर्ग जो है वो कर्नाटक में, वहाँ पर मुख्य इसका फसल जो है वो कॉफ़ी यहाँ का फसल, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, read the extract carefully and answer the questions. Early in the new year of 1956 I traveled to southern Iraq, इस प्रकार से एक एक्सट्रैक्ट दिया था और नीचे क्वेश्चन पूछे गए थे। द ऑथर ट्रेवल्ड, ऑप्शन दे रखे थे यूएसए, इराक, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी वाला उत्तर सही हो जाएगा विद्यार्थियों, इराक गए थे लेखक यात्रा। व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, कब यात्रा करी लेखक ने? ऑप्शन दे रखे थे 1947, 1956, 1999, 1971। तो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पता चला 1956 में यात्रा की। द ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ, ऑप्शन दे रखे थे डॉग, कैट, मंकी या काऊ। का इसका सही आंसर जो है विद्यार्थियों ए वाला हो जाएगा, डॉग। आगे बढ़ते हैं, रीड द एक्सट्रैक्ट बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमेर्सीफुल, इस प्रकार से एक था और इसमें ऑप्शन दे रखे थे हु इज द पोएट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। ऑप्शन दे रखे थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑग्डेन नेस या कार्ल सैंडबर्ग, रॉबिन क्लेन। तो इसका सही जवाब जो है विद्यार्थियों बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑग्डेन नेस। दूसरा था वुम डिड ब्लिंडा टिकल, ऑप्शन दे रखे थे इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड या कस्टर्ड। तो कस्टर्ड जो है वो इसका सही ऑप्शन जो है वो विद्यार्थियों हो जाएगा। आगे था दे ऑल सेड फिल इन द ब्लैंक्स इन द लिटिल रेड वैगन, प्लेइंग, लाफिंग, टॉकिंग या स्टडिंग। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो लाफिंग हो जाएगा विद्यार्थियों यहाँ पर। तो पहले वाले में इसमें ऑर्गेनेस, दूसरे में कस्टर्ड और तीसरे में लाफिंग, इस प्रकार से इनके उत्तर होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ आपको 11वें प्रश्न में आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, इस शब्दों में कोई भी 6 प्रश्नों का उत्तर देना था। यहाँ पहला था व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को क्या उम्मीद थी? तो लेंचो को उम्मीद थी कि उसकी फसल जो है अच्छी होगी और अच्छी फसल के लिए बारिश की ज़रूरत है। उसका खेत जो है वो सूखा था।
तो उसको उम्मीद थी कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। When he hoped for rain to water his crops, he desperately needed it for a good harvest. इस प्रकार से इसका आंसर था। उसके बाद था Where did the ceremonies take place? Can you name any public building in India that are made of sandstone? समारोह कहाँ हुए? क्या आप भारत के में किसी सार्वजनिक भवन का नाम बता सकते हैं जो बलुआ पत्थर से बना हो? तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिखना था। The ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria, a public building in India made of sandstone is the Red Fort in Delhi। लाल किला जो है वो उस इमारत से बना हुआ है बलुआ पत्थर से। अगला तीसरा क्वेश्चन था इसमें What made the woman in the control central look at the narrator strangely? नियंत्रण केंद्र में महिला ने वर्णनकर्ता को अजीब तरह से क्यों देखा? तो उसने महिला से दूसरा पायलट के बारे में पूछा जिसने उसकी मदद की, लेकिन वहाँ पर कोई दूसरा विमान नहीं था, इससे वह अजीब तरह से देखने लगी। उत्तर दे रखा है यहाँ पर देख लीजिए। द नरेटर आस्क्ड द वुमन अबाउट द अदर पायलट हु हैड हेल्प्ड हिम। इस प्रकार से इसका आंसर था। आगे था एनी सच टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। इज मिस्टर किसिंग अनप्रेडिक्टेबल? हाउ? यानी कि एक शिक्षक सबसे अप्रत्याशित होते हैं, क्या श्री किसिंग जो है अप्रत्याशित है कैसे? तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना था। एनी फाउंड टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल। मिस्टर किसिंग वाज अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज आफ्टर पनिशिंग हर फॉर टॉकिंग ही इवेंचुअली अलाउड हर टू टॉक, शोइंग अ चेंज इन हिज बिहेवियर। अगला व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? कटहल जैसा दिखने का क्या मतलब है? तो यहाँ इसका आंसर दे रखा है। अगला था Why does Welly stand up on the seat? What does she see now? वल्ली सीट पर क्यों खड़ी हो जाती है? अब वह क्या देखती है? तो वल्ली stood up on the seat to get a better view outside। बाहर का बेहतर नज़ारा देखने के लिए जो वो सीट पर खड़ी हो जाती है। अगला Why does Welly stand up on the seat? ये हो गया। What did the Buddha do after he had attained enlightenment? अगला इसका जो आंसर है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या किया? तो उन्होंने अपनी नई समझ को सिखाना शुरू किया, उपदेश के माध्यम से ज्ञान देना शुरू किया। आफ्टर अटेंडिंग एनलाइटनमेंट द बुद्धा बिगन टू टीच हिज न्यू फाउंड अंडरस्टैंडिंग। प्रकार से इसका आंसर था। अगला व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? किस बात ने युवा सीगल को अपनी पहली उड़ान भरने के लिए मजबूर किया? तो अपनी माँ को मछली का एक टुकड़ा फाड़कर उसे देते हुए देखकर युवा सीगल जो है अपनी पहली उड़ान भरने के लिए उसको मजबूर होना पड़ा। ये यहाँ पर आंसर दे रखा है। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिखना था। आगे 12वां प्रश्न था, यहाँ दे रखा था व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन द पोयम? 30 शब्दों में उत्तर लिखना था। कविता में आग और बर्फ का क्या अर्थ है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोयम है फायर एंड आइस। फायर सिंबल इज डिजायर एंड पैशन, मतलब आग जो है इच्छा और जुनून का प्रतीक है जो विनाशकारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। और आइस सिंबलाइज हेट्रेड एंड कोल्डनेस, और बर्फ जो है घृणा और ठंड का प्रतीक है, कैसे बताया पोयम में। अगला प्रश्न था हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाइड द लायन एंड टाइगर? व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? अभी आपको शेर और बाघ को पहचानने का सुझाव देता है, कैसे देता है? उसके अनुसार आप ऐसा कब कर सकते हैं? तो ये आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस प्रकार से उसका उत्तर लिख सकते थे। अगला इज अमांडा एन ऑर्फन? व्हाई डज शी से सो? क्या अमांडा अनाथ है, ऐसा क्यों कहती है वो? अमांडा इज नॉट लिटरली एन ऑर्फन। अमांडा सचमुच अनाथ नहीं है, जो वो अपने माता पिता लगातार सताहट के कारण प्रतिबंध के से बचने के लिए खुद को अनाथ के रूप में मतलब कल्पित करते हैं, कल्पना करती है, ऐसी अपने आप को अनाथ मानती है, क्योंकि माता पिता उसको सताते हैं, उनके प्रतिबंधों से बचने के लिए वो अपने आप को अनाथ मानती है। आगे आंसर 30 शब्दों में देना था इसके भी। व्हाई डज मिस्टर मिसेस पंफ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी? श्रीमती जो पंफ्रे हैं उनको क्यों लगता है कि कुत्ते का ठीक होना सर्जरी की जीत है? तो चिकित्सा क्षेत्र में हस्तक्षेप का श्रेय देती है वो।
तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। अगला था हु वाज फाउलर, व्हाई डिड ही वांट टू मीट आसेबल। फाउलर कौन था, वह आसेबल से क्यों मिलना चाहता था। तो एक युवा रोमांटिक लेखक था ये। फाउलर वाज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर, इस प्रकार से आंसर था। अगला था व्हाई वाज द इनविजिबल मैन वंडरिंग द स्ट्रीट, व्हाई वाज अदृश्य आदमी सड़क पर क्यों घूम रहा था। तो सड़क पर इसलिए घूम रहा था क्योंकि वो बेघर था, उसके पास कपड़े नहीं थे। द इनविजिबल मैन ग्रिफिन वाज वंडरिंग द स्ट्रीट बिकॉज ही वाज होमलेस एंड हैड नो क्लॉथ्स, वह बेघर था, उसके पास कोई घर नहीं था और कपड़े नहीं थे, इसलिए वो सड़क पर घूम रहा था, इनविजिबल मैन। अगला था 14 नंबर का प्रश्न, आंसर द क्वेश्चन अबाउट 75, आंसर द क्वेश्चन अबाउट 75 75 शब्दों में जो है वो इसका उत्तर देना था हमको। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, कविता का केंद्रीय विचार अपने शब्दों मतलब सारांश उसका लिखना था अपने को। इस प्रकार से जो है उसका आंसर लिख सकते थे, सेंट्रल आइडिया। अगला व्हाट डज द यंग बॉय से टू एनी जॉर्जी ग्रेगरी, युवा लड़का जो है एनी ग्रेगरी से क्या कहता है। यहाँ पर उत्तर बड़ा बड़ा है, पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय हो जाएगा, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, आप देख लीजिए और आंसर समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिंडा, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिंडाज रन, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, जो है इसका उत्तर हमको 74 शब्दों में देना था। उसके बाद में व्हाई डज रिमोव थिंक वी शुड गेट मैरिड, इन दो प्रश्नों में से कोई सा भी एक जो है वो इसका उत्तर अपने को देना था। तो ये 16 प्रश्न जो है इस प्रकार से पूरे होते हैं, आपको पूरे उत्तर बता दिए गए हैं। मिला लीजिए अपना नंबर और हमारे साथ बने रहे, अपने सभी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। ये आप सभी से निवेदन है, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, आप हमारे साथ बने रहे, आप अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे ऐसी हम आशा करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट में लिखें, कुछ सुधार होगा वो हम कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।